स्नेल्स लॉ का ही एक मतलब रिफ्रैक्शन का ही एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, नाम क्या रहा है? तो रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन होता है, उसको हमको समझना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सारा सवाल यहाँ से बनता है, अच्छा सवाल बनता है, तो इसको अच्छे से एक बार समझते हैं। पहले देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबसे पहले किसका फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का। तो ये फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, ये मान लेते हैं इंटरफेस है। क्या मान लेते हैं? इंटरफेस। और इधर से ले लेते हैं नॉर्मल। एक हो गया, ठीक है, ये इंटरफेस है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट नॉर्मल, इसको सेकेंड नॉर्मल, इसको थर्ड नॉर्मल और इसको फोर्थ नॉर्मल। इंटरफेस दो मीडियम को डिवाइड करता था। नीचे वाला मीडियम को मान लेते हैं डेंसर, ऊपर वाला मीडियम को मान लेते हैं रेयर। ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है डेंसर से। लाइट कहां से इंसिडेंट कर रहा है? डेंसर मीडियम से। कुछ एंगल बना के इंसिडेंट किया, डेंसर से रेयर जाना चाहता है। मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। आपको क्या लगता है कि जब ये लाइट इस मीडियम में निकलेगा तो कैसे जाएगा? इसको जाना चाहिए था कैसे? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगा। किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये होगा। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है। अब बताओ कि अगर अगला केस में इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज कर दे, थोड़ा और बढ़ा दे, देखो क्या इससे थोड़ा ज्यादा लग रहा है? ये आई था, इसको I1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब बताओ, इसको भी जाना चाहिए था कैसे? सीधा, लेकिन जाएगा। अब ये इसके कंपेयर में ज्यादा नीचे जाएगा या और ऊपर रहेगा? ये कुछ ऐसा जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हो गया R डैश। I डैश I से बड़ा है, R डैश R से बड़ा है। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दें, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दें, मान लेते इसका वैल्यू क्या हो गया? जो किससे बड़ा है? I1 किससे बड़ा है? I से। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि लाइट यहां से चला जाएगा? है ना? इंटरफेस के टुवर्ड मुड़ रहा है, तो इंटरफेस के टुवर्ड मुड़ रहा है तो धीरे धीरे एंगल बढ़ाएंगे तो एक एंगल ऐसा मिलेगा ना जिस एंगल पे इंटरफेस से पास होगा। अगर ये इंटरफेस से पास हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर? जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल किसको बोलेंगे या क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे? इसको कि इसको? इंसिडेंट को। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फॉर विच angle of refraction is equal to 90 degree, then this angle of incidence is called critical angle. तो इसको हम I2 को क्या बोल सकते हैं कि IC के बराबर हो गया।
क्रिटिकल एंगल को कौन से लिखेंगे? आईसी से। इसका अगला केस, अगर हम यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि I3 है, कितना है, जो कि I2 से भी बड़ा है, तो I2 किसके बराबर है? क्रिटिकल। तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि I3 IC से बड़ा हो गया? अब बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो गया, क्रिटिकल एंगल पे कहां से गया था? इंटरफेस, नॉर्मल से नहीं, इंटरफेस 90 डिग्री पे गया नॉर्मल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल के बराबर है तो लाइट कहां से इमर्ज हो रहा है, कहां से निकल रहा है? इंटरफेस से निकल रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से भी थोड़ा बढ़ा दें, अब बताओ इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन संभव है? नहीं। लाइट जिस मीडियम से गया ना, इसी मीडियम में वापस चला आएगा। तो ऐसा केस तो हम मिरर में देखे थे ना, कि अगर ये प्लेन मिरर है और यहां से लाइट को इंसिडेंट कराएं तो टकरा के वापस आ जाता है। तो बताओ ये फेनोमेना किसका था? रिफ्रैक्शन का। लेकिन लास्ट केस में क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? इसी फेनोमेना का नाम क्या दिया गया है? टोटल इंटरनल। ये लास्ट वाला फेनोमेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से बड़ा हो जाए तो लाइट का रिफ्रैक्शन संभव नहीं है। लाइट जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। इस फेनोमेना का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो बोर्ड का एग्जाम या छोटा मोटा एग्जाम होगा उसमें सवाल पूछा जाएगा कि बताइए TIR के लिए कंडीशन क्या है? लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, इसका होने का कंडीशन क्या है? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कि लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट कहां से कहां इंसिडेंट होना चाहिए? डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहला कंडीशन है। लाइट अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो क्या कभी TIR हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा होगा तभी जिस मीडियम से गया उस मीडियम में वापस होगा। अगर क्रिटिकल से कम रह गया तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्रिटिकल से कम हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और क्रिटिकल से ज्यादा हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगेगा। तो अगर ये एंगल जितना होगा क्या ये एंगल उसके बराबर होगा? बिल्कुल। क्लियर हो गया? तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अपने डेली लाइफ में इसका हम फेनोमेना देख पाते हैं। जैसे गर्मी के दिन आने वाला है, गर्मी के दिन में जो रोड होता है वो दूर से देखोगे तो चमकते रहता है, लगता है कि रोड पे पानी है। ठीक है। तो पानी एक्चुअली में होता नहीं है, यही फेनोमेना है। किसके कारण वैसा दिखता है? हाँ, मिराज। वो किसके कारण दिखता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड, डायमंड इतना फेमस है ना, डायमंड। डायमंड सवेरे सवेरे उठ के आए हैं यहां पे पढ़ने के लिए ना, बोलो साक्षी, और बोलो जल्दी। तो यही पढ़ाई हो रहा है। अलग बैठो, अलग, इधर आ जाओ। जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। सुनो, डायमंड फेमस है। डायमंड, डायमंड इतना फेमस क्यों है? चमक के लिए, साइन करने के लिए। हाँ, तो लाइट डायमंड में क्या होता है? डायमंड इतना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे करवाता है? चमकता क्यों है? डायमंड में भी यही फिनोमेना होता है। डायमंड में एक बार लाइट इंटर कर जाता है ना तो डायमंड से बाहर निकल ही नहीं पाता है। डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्शन होते रहता है, उसमें फेस कटिंग होता है, डायमंड का कटिंग होता है। एक बार गया इस फेस से टकराया, इसके बाद इससे टकराया, फिर इससे टकराया, अंदर घूम रहा है। अब कोई ट्रांसपेरेंट चीज है और उसके अंदर में लाइट रोटेट कर रहा है तो बाहर से हम देखेंगे तो साइनिंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये भी पूछा जाएगा कि हीरा क्यों चमकता है, डायमंड साइन करता है क्यों? वाई? ड्यू टू मिराज क्यों बनता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और नाम है जिसका नाम है ऑप्टिक फाइबर। क्या नाम है? जैसे नेट वायर है ना, नेट वायर है ये, तो इसमें तो ऑप्टिक फाइबर प्योर नहीं है। एक ऑप्टिक फाइबर आता है जो खोखला होता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे वायर दिख रहा है ना, वायर, ये वायर को अंदर क्रॉस सेक्शन को छीलोगे या काटोगे, उखाड़ोगे तो अंदर से कुछ वायर दिखता है। ऑप्टिक फाइबर में कुछ नहीं होता है, वो हॉलो पाइप जैसा होता है। एक बार लाइट अगर उसमें इंटर कर जाए तो अंदर में रिफ्लेक्शन होते रहता है, आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिक फाइबर का काम हम क्या करते हैं कि सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक अगर हमको सेंड करवाना है हाई इंटेंसिटी के साथ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिक फाइबर भी किस फेनोमेना पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म का नाम सुने होंगे। प्रिज्म से लाइट को हम बेंड करवा सकते हैं। प्रिज्म से हम लाइट को हम 90 डिग्री या 180 डिग्री पे, वो भी किस फेनोमेना का यूज करके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्या ये समझ में आया? लिखो TIR के बारे में पहले लिखो।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे सवाल आएगा, अब बोर्ड में तो तय है कि आएगा। ठीक है, हम सब आपको नोट करवाते जा रहे हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में मत कहना कि ऐसे इससे को सवाल आ रहा है उससे सवाल आ रहा है। हम जो भी टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताते जा रहे हैं कि किस टॉपिक से कौन वाला पॉइंट को दिमाग में रखना है। रिफ्रैक्शन में कौन सा पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, स्नेल्स लॉ दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, निकल गया काम खत्म हो जाएगा। लिखने कैसे, लिखते कैसे हैं उसका तरीका आपको बता दिए। अब उसी का एक एप्लीकेशन कौन है, टोटल इंटरनल। लिखो, व्हेन light rays incident, when light rays incident from denser to rare medium, when light rays incident from denser to rare medium, when light rays incident from denser to rare medium, and if angle of incidence is greater than critical angle, and if angle of incidence is greater than critical angle, then refraction is not possible. Then refraction is not possible. Then refraction is not possible, and the light rays returns back, into the same medium, comma देना। This phenomena is called as total internal reflection. This phenomena is called as total internal reflection. This phenomena is called as total internal reflection. नीचे लिखिए, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला नंबर लिखो, light rays must incident from denser to rare medium. Light rays must incident from denser to rare medium. Second point, angle of incidence must be greater than
must be greater than critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. क्या सब कुछ क्लियर हो गया? देखिए फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं. देखिए जो हम अभी फेनोमेना पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? टोटल इंटरनल. तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठाना है कि नाम तो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो क्या ये रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है? नहीं. तो ये फेनोमेना किसका है? रिफ्रैक्शन में कुछ स्पेशल कंडीशन दिया जा रहा है. अब कुछ स्पेशल कंडीशन के कारण लाइट का रिफ्रैक्शन संभव नहीं हो पा रहा है, और लाइट जिस मीडियम में आया था, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में रिटर्न बैक कर जा रहा है. इस फेनोमेना का नाम दे रहे हैं TIR, टोटल इंटरनल. अब कंडीशन क्या है? तो देखो सामने 4 को डायग्राम बना हुआ है. सबसे पहले लाइट कहां से कहां जाना चाहिए इस फेनोमेना को करवाने के लिए? डेंसर टू. अब देखो पहला फोटो, देखो पहला फोटो में आपको क्या दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है. सेकंड में क्या दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है. बताओ I1 का वैल्यू I से बड़ा है कि छोटा है? जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं? तो I1 का वैल्यू I से बड़ा हो गया. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा. तो अगला पॉइंट में कौन आ गया? R डैश, जो कि R से बड़ा है. उसके आगे बढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिए, तो क्या देखने को मिला कि लाइट कहां से चला गया? इंटरफेस से. कहां से चला गया? इंटरफेस से चला गया. इंटरफेस से गया तो कितना डिग्री का रिफ्रैक्शन बना? 90 डिग्री. जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है. क्या होता है? अगला पोजीशन देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गया तो क्या लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है? कि लाइट जिस मीडियम में गया उसी में वापस आ गया. उसी फेनोमेना का नाम क्या दिए? तो कंडीशन क्या मिला कि लाइट डेंसर से रेयर जाना चाहिए, पहला. दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फेनोमेना होगा. क्या सब कुछ क्लियर है? अब जो लिखे हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए. पहले पढ़ लो एक बार. TIR किसको बोलते हैं? जो लिखवाएं पढ़ो तो. डायग्राम आप नोट कर लीजिए, इसका जो बना हुआ है उसको बना लीजिए. हेडिंग में लिखिए, हेडिंग में क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कीजिए. क्रिटिकल एंगल ब्रैकेट में लिख लेना IC. क्रिटिकल एंगल ब्रैकेट में IC लिखिए. द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, the value of angle of incidence for which angle of refraction, for which angle of refraction is equal to 90 degree, for which angle of refraction is equal to 90 degree, then this angle of incidence, then this angle of incidence is called as, then this angle of incidence is called as critical angle, then this angle of incidence is called as critical angle. क्रिटिकल एंगल बनने का कंडीशन पूछा जाए, बोलो. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री, ऐसे बोलेंगे. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी. दूसरा सेम लाइट रेज मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू. लिख लीजिए कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल.
कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, पहला लिखिए लाइट रेज must incident, light rays must incident from denser to rare medium, या रेयरर मीडियम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख लो। लाइट रेज मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री, एंगल ऑफ refraction must be 90 degree, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। बताओ TIR के बारे में अब कोई भी चीज पूछा जाए आप बता पाओगे ना? TIR कैसे होता है, कंडीशन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्या कंडीशन है, सब कुछ। अगला क्वेश्चन करके लिखो, derive a relation between critical angle and refractive index. Derive a relation between critical angle and refractive index. देखो बोर्ड पे, ये इंटरफेस, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना, μ2, और रेयर मीडियम का कितना मान लेते हैं, μ1। बताइए किसके बीच का रिलेशन ड्राइव करना है, क्रिटिकल एंगल और, तो क्रिटिकल एंगल बनने का कंडीशन क्या है कि लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर टू। अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ठीक है। अभी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन चाहिए। बताओ क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कौन देता है, स्नेल्स लॉ। तो आप स्नेल्स लॉ लगा दो, रिलेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चीज को समझते हुए जाना है कि मान लीजिए फॉर्मूला हम भूल गए, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आप फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, बोलिए क्या लिखेंगे, बताओ। युवराज नाम है, बताइए तो। स्नेल्स लॉ क्या लिखिएगा, μ1 इंटू साइन 90, μ2 इंटू साइन IC। बिल्कुल सही बोला, सबको पता चल रहा है, बैठ जाइए। साइन 90 तो μ1 हो गया, μ1 इंटू 1 μ1 इज इक्वल टू μ2 साइन IC। साइन IC इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2, तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, IC इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। बताइए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आ गया। अब ये डाटा आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, अगर याद ना भी हो तो कुछ करना है इसमें। क्रिटिकल एंगल के बारे में आप समझ आपका डेवलप हो चुका है, आप क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाइए, स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, IC इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन। ध्यान में ये रखना कि जो नीचे आता है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है, जो नीचे आता है वो डेंसर मीडियम है। लिखो जल्दी से, हो गया, मिटा दें। जैसे क्वेश्चन को पूछेगा कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर
इंटरफेस या एयर वाटर इंटरफेस बोल सकता है, बात एक ही हुआ। देखो तो जब ये सवाल पूछा जाए तो आप इंटरफेस बनाओ, एक साइड क्या ले लो, एक साइड क्या ले लो, वाटर एयर इंटरफेस हो गया। क्रिटिकल एंगल आपसे पूछा गया ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नोन है, जब ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाए तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपको पता है। कितना बताए थे वाटर का, म्यू डब्ल्यू कितना लिखेंगे 1 पॉइंट, एयर का कितना लिखेंगे 1। बोला कि इसके लिए बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो ये अभिलंब है, अभिलंब मतलब नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, यही ना क्रिटिकल एंगल होगा। अगर क्रिटिकल बोल रहे हैं तो लाइट कहां से जाएगा, इंटरफेस से, तो 90 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा कि बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होगा, आराम से बन जाएगा, कर लो। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखें तो आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 डिवाइडेड बाई μ2, तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स μ1 कितना, अब इसका वैल्यू आपको चाहिए ना, मिटा दे इसको। अब देखो और सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ टू मीडियम μ1 और μ2 दे देगा। मान लो कि μ1 दिया है 2/3, ठीक है, और एक दे दिया है 3/2। अब इसमें दो डायरेक्टली आपको लिख के थोड़ी देगा कि μ1 μ2 है, ये आपको खुद समझना है। जैसे हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर 2/3 एंड 3/2, तब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि किसको μ1 मानिएगा, किसको μ2 मानिएगा। तो जो ज्यादा होगा वो और जो कम होगा वो, क्योंकि μ2 डेंसर का लिए था ना, तो 3/2 ज्यादा है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे। अब बोलेगा बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स μ1 कितना 2/3, इंटू में क्या हो जाएगा 3/2, तो 2/3 ना, तो आईसी इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 4/9। समझ आ रहा है, तो लिख लो एग्जाम्पल करके। हो गया, चलो अब इसका एक, ये तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हो गया। एक सवाल देखो कैसा बनता है, एनसीईआरटी में एक सवाल है, हम उसको लेके बता देते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर आप 9.5 को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए सबसे पहले जल्दी से। 9.5 क्वेश्चन नंबर 9.5 को आप नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन आप पढ़े, पहले आपको पढ़ लीजिए सवाल को, एक बार हम देखते हैं। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। क्या आपको कुछ आइडिया मिल रहा है? जैसे वो टैंक है, ठीक, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, इसके बॉटम पे क्या है, एक बल्ब है, इसको बल्ब मान लेते हैं। आपसे पूछा गया कि इस बल्ब को से लाइट निकलेगा ना, तो लाइट कितना एरिया से बाहर निकलेगा,
जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं, मान लेते इतना, तो ये एरिया आपको बताना है कि पानी में एक बल्ब रखा हुआ है, ये बल्ब से जो लाइट निकलेगा वो कितना एरिया से इमर्ज आउट करेगा। सही है क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। कंसीडर द बल्ब टू बी अ, बल्ब को क्या मानना है, आपको बताना है कितना एरिया से लाइट इमर्ज आउट होगा। ठीक है, इसी सवाल को ऐसे पूछाएगा कि पानी में मछली है, ठीक है, पानी में मछली है, मछली पानी में से बाहर देख रही है, तो बताइए कितना एरिया तक उसको दिखेगा। तो सेम सवाल ये है, ये लाइट कितना एरिया से निकल रहा है। अभी बल्ब की जगह पे मछली बना दो तो मछली कितना एरिया तक दिखेगा, जितना एरिया से लाइट निकलेगा उतना ही एरिया तक उसको बाहर दिखाई देगा। ठीक बात है क्या। अब इसको समझते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए ये ना क्वेश्चन है। अब सबसे पहले एक बल्ब है, प्लेस्ड है बॉटम ऑफ अ टैंक, तो टैंक को हम बनाते हैं जैसे कि अभी आपको बता रहे थे, इसको वाटर टैंक मान लो। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी का सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है, इसके ऊपर तो पानी नहीं, हवा है, ये सब पानी है। ठीक है, यहां पे क्या रखा हुआ है, बल्ब। अब बल्ब से लाइट निकलेगा तो बताओ ये जो लाइन है वो इंटरफेस का काम करेगा। जो लाइन है कि सरफेस है, सरफेस है, इस सरफेस के जस्ट ऊपर, ऐसे जस्ट नीचे, तो ये वाटर एयर इंटरफेस हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे कि इंटरफेस का काम करेगा। किसका काम करेगा। अब यहां से लाइट निकाल के आप देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल है, इसको क्या मान लेते हैं, तो ये लाइट अगर निकलता है तो सीधा सीधा वापस जाएगा, मतलब वापस क्या जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो लाइट आता है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो नॉर्मली अगर लाइट आ रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे तो सीधा सीधा बाहर निकलेगा। अगर यहां से लाइट को हम ऐसे निकालें तो यहां पे नॉर्मल होगा, यहां पे देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम है तो लाइट यहां से इमर्ज आउट होगा बाहर। अगर हम यहां से लाइट को और ले जाएं ऐसे तो यहां पे भी नॉर्मल बनेगा। कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। मान लो कि यहां से पे लाइट आया तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बढ़ गया। अब पॉसिबल ये है कि यहां पे लाइट ये इंटरफेस से चल जाए। अगर यहां से इंटरफेस से जाएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और इससे बाहर से निकलने की कोशिश करें तो निकलेगा लाइट कि सेम मीडियम में वापस चला जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। ठीक, फिर से बताएं, चलिए फिर से बताते हैं, देखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है जी। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और एक बार समझ लीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए आपके पास एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर। और इसके बॉटम में क्या रखा हुआ है, तो ये वाला जो लाइन है वो इंटरफेस बन गया। ये क्या बन गया, किसको डिवाइड कर रहा है, एयर वाटर। इसके ऊपर, इसके नीचे वाटर। सही है। देखो हम क्या बोले कि यहां से पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करो। जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं इस लाइट सीधा सीधा निकलेगा क्योंकि नॉर्मल लाइट का कोई रिफ्रैक्शन। अब यहां से लाइट को हम ऐसे ले जा रहे हैं, इसके बाद ऐसे ले जा रहे हैं, इसके बाद ऐसे ले जा रहे हैं, दिख रहा है। बताओ यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल होगा। बताइए ये एंगल बराबर है कि एंगल बढ़ रहा है। अगर मान लो कि इसका रिफ्लेक्शन कुछ हुआ इस तरह से तो ये और थोड़ा नीचे आएगा और यहां पे पॉसिबल है कि यहां से जाएगा। अगर थोड़ा और एंगल बढ़ा देते तो लाइट वापस आ जाता। तो लाइट मैक्सिमम यही तो निकल सकता है ना। मतलब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई इस तरह का सवाल बनाया गया है तो इस मीडियम से, वाटर से जो लाइट इमर्ज आउट होगा वो कहां तक इमर्ज आउट होगा, क्रिटिकल एंगल तक। कहां तक, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो लाइट सेम मीडियम में वापस ना हो जाएगा, तो इमर्ज आउट हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो गया, तो लाइट तो यहीं तक निकलेगा।
अब इधर से भी बात करें तो लाइट यहां तक निकलेगा, बताइए, तो एरिया जो बनेगा यही बनेगा ना, कोनिक सेक्शन बन रहा है तो एरिया यही ना होगा। अब आपको बताना है कि इस एरिया का जो भी एरिया बन रहा है इसका सही में एरिया का वैल्यू कितना है, कितना एरिया से लाइट इमर्ज आउट हो रहा है। ठीक है, क्या सवाल समझ में आया? चलिए फिर से एक बार बनाना पड़ेगा हमको डायग्राम क्लियर करने के लिए। देखिए ये लाइट है, मतलब लाइट नहीं है, बीकर है, यहां पे सोर्स है, अंदर में क्या है, वाटर है। अप्रॉक्सीमेटली आपको दिख रहा है दोनों तरफ इक्वल एंगल, इसको हम मान रहे हैं क्रिटिकल एंगल। क्या मान रहे हैं? हाँ, यहां पे मान रहे हैं क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल ये भी क्रिटिकल, नॉर्मल है दोनों ना। तो जितना एंगल यहां पे बना होगा, अगर आईसी बोल रहे हैं तो ये भी क्या होगा, और यहां पे लाइट कहां से जाएगा, इंटरफेस से, यहां पे भी इसको क्या बोल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, तो ये भी कहां से जाएगा, इंटरफेस से। तो एरिया यही बनाना, इस एरिया से लाइट इमर्ज आउट हो सकता है। क्या ये समझ में आया है? अब हमको निकालना है, तो देखो अब a small bulb is placed at the bottom of a tank containing a water to a depth, मतलब ये टैंक का डेप्थ कितना है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें कितना, 0.8 मीटर, सही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है, 1.33। आपको बताना है कितना एरिया से लाइट इमर्ज आउट होगा, ये ना है। अब क्या सोचे बताओ, इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, एरिया निकालना है। तो ये सर्कुलर एरिया है, और सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको सोचना चाहिए कि इसका रेडियस कैसे निकालें। तो रेडियस आपको यही नहीं बोलेगा, इसको सेंटर बोल सकते हैं, ये सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस रेडियस हो गया, इसको आर बोल सकते हैं, ये भी रेडियस होगा। अभी दो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये दोनों में से किसी ट्रायंगल से आप सोच लो, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल हमको पता चल जाता तो ये वाला परपेंडिकुलर पता है, तो ये वाला पता चल जाता, क्या लगा लेते, tan थीटा। tan थीटा बराबर p बाई बी, तो परपेंडिकुलर में कौन है, रेडियस, अब बेस में कौन है, 0.8 मीटर। तो अगर हमको आईसी निकल जाए तो काम हमारा हो जा रहा है। तो तुम सोचो आईसी निकालने का, तो आईसी अभी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको यूज करके आईसी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो क्रिटिकल एंगल आईसी इक्वल टू क्या बताए थे, साइन इनवर्स μ1 बाई μ2। तो साइन इनवर्स μ1 कितना, बाहर में तो हवा ही है, अगर नहीं कुछ बोला है तो हवा मानना ही है। अब μ2 कितना, 1.33। अभी अभी ये एंगल निकाल के आपको बताए थे 48 डिग्री, 48.75 डिग्री, तो लगभग 48 मान सकते हैं। तो इसको कितना लिखिएगा आप, 48, चलिए लिख दीजिए, आपको याद है अभी अभी, तो 48.75 डिग्री निकल गया। अब बताओ, जब एंगल ही पता है तो tan लगा लो ट्रायंगल में, तो tan IC, तो tan IC इक्वल टू P बाई, बताइए P किसको माने हैं, B कितना है, तो बताइए R कितना आ गया, 0.8 इंटू tan IC का वैल्यू 48 पॉइंट, बताइए R निकल गया। अगर R निकल गया तो आपको एरिया चाहिए था, तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, R तो फाइंड हो चुका है, अब इसका वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे हम वैल्यू थोड़ा लिख देते हैं, 0.8 इंटू tan इतना का वैल्यू कितना होता है, tan 48.75,
1.14 कितना होता है? इसका वैल्यू आ रहा है 1.14, इसको गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 8 गुना 4 32, 32 को 2 हाथ में 3, 8 3 11, 1 8 3 11, 2 अंक 3 अंक के बाद, यानी कि लगभग कितना आ रहा है? 1.1 मीटर। पाई आर स्क्वायर से गुना कर दो तो एरिया कितना हो जाएगा? 22/7 या 3.14 इंटू 1.1 का जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? क्योंकि एरिया है। बताओ सॉल्व हो गया? समझ में आया होगा? हाँ, तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप तैयार रहिए। ये सवाल आपको से पूछा जा सकता है, नोट कीजिए। इस सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका वैल्यू आ रहा है 2.54 मीटर स्क्वायर। अब चेक कर लो। ठीक है, तो मिराज आपको कुछ समझ में आया होगा? मिराज का आप डायग्राम देख रहे हैं ना, TIR के वजह से पेड़ कहां दिख रहा है? नीचे। और टेम्परेचर नॉर्मल है तो पेड़ कहां दिख रहा है? ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR, नीचे हेडिंग बनाओ, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR। लिखिए, सबसे पहला मिराज, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR में पहला लिखिए मिराज। ठीक है, आप अपने से 2 लाइन इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, 4 लाइन आप जाके इसको लिख लीजिएगा ना, समझा दिए जैसे। कहां तक लिखना ये भी बता दें। देखो, यहां तक लिखना, ठीक है, यहां तक। हाँ, यहां तक। हाँ, इसको आपको आपका ये असाइनमेंट के तौर पे इसको लेना है। अभी आप रखिए, हम आपसे असाइनमेंट मांगेंगे। असाइनमेंट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मिराज, एक्सप्लेन मिराज। ठीक है, चलिए इसका दूसरा एप्लीकेशन पे आते हैं। देखिए, दूसरा एप्लीकेशन में है डायमंड। दूसरा एप्लीकेशन में कौन है? डायमंड के बारे में अभी बात किए थे। डायमंड फेमस है इसलिए क्योंकि उसको चमकता है। तुम भी चमकोगे, तुम भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, जो भी साइन करेगा वो फेमस होगा। क्या लिखा हुआ है? डायमंड्स आर नोन फॉर दियर स्पेक्टाकुलर ब्रिलियंस। किसी खास चीज के लिए वो जाना जाता है। दियर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड देम। जो उसका खासियत है कि उसके अंदर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस कितना बताए थे? 24.4 डिग्री। ये बहुत ही कम एंगल है, बहुत ही छोटा एंगल है, 24 डिग्री। तो बहुत आसानी से हम डायमंड में लाइट को इतना डिग्री पे हम इंटर करवा सकते हैं। और एक बार इंटर कट गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो अंदर में लाइट क्या होता है? घूमते रहता है। तो हमको क्या लगता है? चमक रहा है। इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर वंस लाइट इंटर्स a diamond, it is very likely to undergo total internal reflection inside it. Diamonds found in nature rarely exhibit the brilliance for which they are known. मतलब क्या हुआ कि जिस ब्रिलियंस के कारण डायमंड को हम जान रहे हैं ना, वो नेचुरल जो डायमंड है वो बहुत कम ऐसा मिलता है। ये लिखा हुआ है, डायमंड्स फाउंड इन नेचर रेयरली एग्जिबिट द ब्रिलियंस फॉर विच दे आर नोन। रेयरली मिलता है वो। बाकी जो हीरा जो चमकता हुआ दिख रहा है उसको कटिंग करता है, जो ज्वेलरी की दुकान में रहता है उसको कटिंग करके उस चमकने के लायक उसको बनाता है। जो नेचुरली डायमंड मिलता है वो चमकता
नहीं, उसको कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। इट इज द टेक्निकल स्किल ऑफ अ डायमंड कटर विच मेक्स डायमंड्स टू स्पार्कल so brilliantly by cutting the diamond suitably multiple total internal reflection can made to occur। मतलब उसको ऐसा कट कर देता है कि मल्टीपल टाइम्स उसका TIR हो सके, इसलिए वो डायमंड चमकेगा। तो इसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहां पे कहां, यहां तक लिख दीजिएगा, यहां तक, ठीक है। हम अंडरलाइन करके बताते जा रहे हैं। इट इज वेरी लाइकली टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट, दैट्स व्हाई डायमंड स्पार्क्स, ठीक है। तो डायमंड क्यों चमकता है, ये भी क्लियर। तीसरा एप्लीकेशन, दूसरा में लिख लो आप डायमंड, आप केवल एप्लीकेशन लिख लीजिए, नाम, उसका असाइनमेंट आप लिख के लाइएगा। दूसरा में लिख लीजिए भाई, यहां पे आप देख लो कि ये क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए। पहला क्या लिखे, मिराज, दूसरा, तीसरा प्रिज्म, इन प्रिज्म लिख लो, इन प्रिज्म, इन प्रिज्म। देखो तीसरा में प्रिज्म आपको दिख रहा है, प्रिज्म का यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा के लाइट को बेंड करवाने में करते हैं। देखिए यहां पे दिख रहा है, लाइट को कितना डिग्री पे बेंड करवा दिया गया, 90 डिग्री पे। ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, 90। अगर लाइट को आप 90 डिग्री पे बेंड करवाना चाहते हैं तो आप प्रिज्म से करा सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है राइट एंगल प्रिज्म है, यहां पे पैरेलल लाइट आया ना, एक बार लाइट इंटर कर गया, इसके बाद इसको कायदे से निकलना चाहिए था बाहर ना, ये बाहर निकला, ये इसी मीडियम में वापस चला आया। तो लाइट जिस मीडियम से आया उसी में, तो इसी को ना बोलते TIR। बताओ इसके लिए यहां पे नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल से कितना एंगल पे आया है, 45 डिग्री, तो गया भी कितना पे, तो 90 डिग्री हो गया। तो डायमंड का, सॉरी डायमंड नहीं, प्रिज्म का यूज करके लाइट को हम 90 डिग्री या 180 डिग्री, देखो गया ऐसे आया वैसे, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गया, कितना का एंगल बन गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे भी लाइट को बेंड करवा दिया। यहां पे भी राइट एंगल प्रिज्म का यूज किया गया है, लेकिन लाइट को देखो कैसे इंसिडेंट करवाया गया, ठीक है। तो हम सीधा याद कर रखेंगे कि प्रिज्म का यूज करके लाइट को 90 डिग्री और पे बेंड करवा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्थ ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। देखो क्या लिखता है, ऑप्टिकल फाइबर्स, नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं हम सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में, किस फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो को लाइट में बदल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदल के किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करवा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स टू मेक यूज द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल, ये पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। काम क्या है इसका, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करना। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज, याद रखिएगा। हाँ, ये जो ऑप्टिक फाइबर है किससे बना होता है, कंपोजिट ग्लास या क्वार्ट्ज, ठीक है। किससे बना होता है, हाई क्वालिटी का कंपोजिट ग्लास या उसी को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। ईच फाइबर, फाइबर का मतलब समझता है, फाइबर, फाइबर का मतलब उसका पार्टिकल, ठीक है। जैसे ग्रेन फाइबर होता है ना, ग्रेन फाइबर, बिस्किट का प्रचार करता है तो लिखता है इसमें ग्रेन फाइबर है, तो फाइबर का मतलब छोटा छोटा उसका पार्टिकल। जितना भी पार्टिकल मिलके ऑप्टिक फाइबर को बना रहा है, उसके प्रत्येक फाइबर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड, ये दोनों वर्ड दिमाग में रहना चाहिए कि ऑप्टिक फाइबर में दो चीज होता है, एक का नाम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ कोर इज हायर। बताइए ऑप्टिक फाइबर में दो तरह का मटेरियल है, ऑप्टिक फाइबर में दो तरह का मटेरियल है, एक को क्या बोलते हैं कोर और एक को क्या बोलते हैं क्लैडिंग। कोर किसको बोलते हैं, अंदर वाला को किसको बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और जो बाहर वाला है उसको क्लैडिंग बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब एक बार लाइट अगर प्रॉपर एंगल पे इंसिडेंट करवा दिए तो अंदर घुस गया, अब इसके बाद ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसके अंदर ही रिफ्लेक्शन करके इसे जाता रहेगा, और जहां तक तुमको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो। जैसे मान लो कि यहां से इसको यहां तक पहुंचा रहे,
डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? अगर 100% इधर से सिग्नल भेजा गया है तो 95 to 97% इधर रिसीव होगा। तो बताइए हाई स्ट्रेंथ पहुंच रहा है कि नहीं? बाकी किसी भी मीडियम से आप भेजते हैं तो यहां पे सिग्नल का स्ट्रेंथ डाउन हो जाता है, आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो सिग्नल के स्ट्रेंथ को क्या करता है? घटा देता है। तो ऑप्टिक फाइबर का क्या काम है, किस लिए इसको बनाया गया है, इसमें क्या होता है, क्या सब कुछ क्लियर है? देखो इसको आगे भी पढ़ लें, कहां तक पढ़े थे? कंसिस्ट ऑफ कोर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हाइयर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग से कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है? व्हेन अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ सुटेबल एंगल, अगर सुटेबल एंगल पे इसको इंसिडेंट करा दे तो इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस along द लेंथ ऑफ द फाइबर, जो इसका फाइबर का लेंथ है इस लेंथ के अकॉर्डिंग उसका रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? फाइनली कम्स आउट at the other end, since light undergoes total internal reflection at each stage, each stage पे क्या हो रहा है? TIR हो रहा है। there is no appreciable loss in the intensity of the light signal, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या इंटेंसिटी का लॉस होगा? देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट गया वापस आ गया, क्या इस साइड को निकला तो टोटल इंटेंसिटी अंदर आ गया ना, इसमें लॉस का चांस नहीं है, बिल्कुल कम लॉस होगा। इसलिए इसको हाई स्ट्रेंथ के साथ ज्यादा दूर तक हमको भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज अब होने लगा है, अच्छा खासा होने लगा है, ठीक है? ये था ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? इस सब में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जी। चलो इतना कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद हेडिंग बना लीजिए आप, लिखो लिखो लिखो। ये चारों क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR, अच्छे से इसको बना के फोटो के साथ आप जमा कीजिएगा, ठीक है? कब जमा कीजिएगा? संडे है, थर्सडे को, ठीक है? थर्सडे को ही 4 क्वेश्चन बना के फोटो के साथ जमा कीजिए। लिखिए, हेडिंग डालिए तो। नहीं अलग से जमा कर लो या इसी को भी बना लो, अपना देख लो तुम जैसे करना है। नोट्स में अगर जगह छोड़ना है आधू पे छोड़ दो, इसी में लिख लो, चेक करा लेना, इसमें रहेगा तो बाद में भी पढ़ने के लिए काम आएगा। नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, लिखिए, हेडिंग डालिए, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी की क्लास का। लिखिए, इफ, क्वेश्चन करके लिखो, क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन के टर्म में हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in denser medium, if an object is placed in denser medium and see it, SEE, and see it from rarer medium, an object is placed in denser medium and see it from rarer medium, then derive a relation, between real distance, between real distance and virtual distance, देखो बोर्ड पे समझो, इंटरफेस डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, पानी में मछली के तैरते हुए देखा है? नदी उदी में कभी उसको मारने का कोशिश किया? मरा?
नहीं मरा, बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो सपोज करो कि डेंसर मीडियम वाटर है, क्या सपोज कर लेते हैं मन में, वाटर। इसमें कोई मछली है, छोटा सा मछली मान लेते हैं हम इसको। अब तुम कहाँ है, नदी के किनारे, मतलब हवा में, और हवा में पानी एकदम बिल्कुल क्लियर है, तो हवा में से तुम देखोगे तो मछली दिखेगा कि नहीं? तो तुमको ही मछली दिख रहा है, तुम सोचा क्या कि इसको किसी मार देते, भूंज भांज के खाएंगे। कोशिश क्या इसको मारने का, डंडा से मार रहे हो, ढेला से मार रहे हो, कुछ भी से मारने की कोशिश की, तलवार से मार रहे हो, है? मारने की कोशिश तुम किया भरपूर, लेकिन जो भी चीज तुम्हारे हाथ में था, मारने के बाद पता चला मछली तो गायब है। ठीक है, तो हुआ क्या, मारने की कोशिश की, मरा क्यों नहीं? ठीक है, तो इसको समझो। अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये अगर मछली का एक्चुअल पोजीशन ये है जो हम दिखा रहे हैं, तो आपको ये एक्चुअल पोजीशन पे सही में दिखबे नहीं करेगा। सबसे पहला बात तो ये है, ये मछली का एक्चुअल डिस्टेंस है, हाई डेप्थ है, मान लेते कितना डेप्थ है, कैपिटल एच। इंटरफेस से कितना नीचे है, और ऊपर से आदमी देख रहा है। अब बताओ ये मछली दिखेगा उसको कि मछली का इमेज दिखेगा? तो बताओ, मछली का ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर मछली का ऑब्जेक्ट है तो लाइट यहां से निकलेगा। आपको बता दिया गया है कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आता है, तो लाइट यहीं से ना आएगा। देखो मान लो एक लाइट को हम सीधा सीधा ही ले जाते हैं तो सीधा सीधा निकल जाएगा, और एक लाइट को हम यहां से ले जाते हैं तो ये नॉर्मल होगा। ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। सही है, एक रिफ्रैक्टर है ये वाला, एक ये वाला। क्या रियल में सही में मिलने वाला है कहीं? अगर रियल में ऊपर मिल जाता तो मछली का ऊपर दिखता, लेकिन रियल में मिल रहा है। अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ा के देखें, कहीं पे मिला। अब देखो मछली तुमको है यहां, दिखेगा यहां। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखा। तुमको बताओ दिख रहा है वाला ना, तुमको ऑब्जेक्ट दिखेगा कि इमेज? इमेज दिखेगा। इस मछली का चाहे जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका ये आपका इमेज दिख रहा है। तो आप बताओ इसको मारने की कोशिश करोगे कि इसको? इमेज को मारोगे। तो मारे हुए इमेज को तो मर जाएगा मछलियां, इसलिए नहीं मरता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको जो एक्चुअल चीज है वो दिखा ही नहीं, एक्चुअल से आपको चीज ऊपर दिख रहा है, तो आप तो टारगेट इसी को किए ना, आपको मारना था यहां। समझ में आ रहा है बात? अब बताइए जो इमेज है इसका भी कुछ हाइट है, इसको मान लेते हैं क्या, स्मॉल एच। सही है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी क्या होगा, आई। ये ओ है, इसका नाम देते हैं पी, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम देते हैं क्यू। क्या डायग्राम क्लियर है? जल्दी से ड्रॉ करो। सवाल दुगना आता है तो आ जाता है 30 नंबर 35 नंबर। जब से सवाल दुगना पूछा जा रहा है, जब से सवाल इसका 30 नंबर प्लस आ रहा है। लिख लिए? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको रिलेशन लाना है रियल डिस्टेंस और वर्चुअल डिस्टेंस में। हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं। बताइए ये एंगल कौन है, आर, तो इसी को पीछे की ओर बढ़ाएं सीधा, तो ये भी कितना होगा, दो गो ट्रायंगल आपको दिखा, एक पी आई क्यू और एक ओ पी क्यू दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, साथ ही में लिख देते हैं एंड ट्रायंगल आई पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू आई पी क्यू, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। बताओ नीचे वाला बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन निकलेगा, साइन आई। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस टैन कुछ भी लगा सकते हैं। साइन आई बराबर पी बाई परपेंडिकुलर, बताइए पी क्यू, हाइपोटेनस बताइए ओ क्यू, बोलिए बताइए आई पी क्यू में देखिए क्या निकलेगा, ये एंगल कितना है, आर है ना जी, तो साइन आर निकाल रहे हैं, तो साइन आर इक्वल टू फिर से पी कितना सेम, आई एच कितना आई क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन
इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, दोनों को डिवाइड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, बताइए क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू, और गुना में क्या हो जाएगा, आई क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी क्यू पी क्यू, कितना बचा, आई क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। बोलो सही है क्या, चलो जल्दी से लिखो तो जल्दी से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, चाहे इसको रहने दो, अभी इक्वेशन मत बनाओ, इसके जस्ट नीचे लिखो तो, लिखिए फॉर पैराक्सियल रेज, फॉर पैराक्सियल रेज, फॉर पैराक्सियल रेज पॉइंट P and Q, for paraxial rays point P and Q are nearby points, are nearby points। देखो तो अगर ये एंगल बहुत छोटा मान लिया जाए, ठीक है, तब P और Q को क्या हम नियर बाई पॉइंट मान सकते हैं। अगर बहुत छोटा है तो बहुत छोटा लगभग जीरो, तो लगभग जीरो होगा तो इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, समझ में आ रहा है। तो फिर पैराक्सियल रे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेना है आपको कि पैराक्सियल रे के लिए P और Q को क्या मानेंगे कि सेम पॉइंट है, नियर बाई पॉइंट है, आसपास का पॉइंट है। तो P बोलो चाहे Q बोलो, बात सेम हो गया। अगर सेम बात हो गया तो आई क्यू को आई पी बोल सकते हैं और ओ क्यू को ओ पी बोल सकते हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं आई क्यू की जगह आई पी, ओ क्यू की जगह ओ पी, बोलिए। तो इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पूरा मत लिखना, डायरेक्टली इसको लिखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आई पी अपॉन ओ पी। ठीक है। अब नीचे हमको यूज करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। क्या यूज करना पड़ेगा, तो लिखिए नीचे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो बताओ स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या लिखाएगा, बताइए। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान सकते हैं, क्या मान लिएगा, डेंसर का हमेशा हम म्यू2 लेके चलेंगे और रेयर का हमेशा पूरा ऑप्टिक्स में, ताकि आपको हर जगह पे समझने में कोई दिक्कत ना हो। डेंसर का, रेयर का, तो बताओ स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ, म्यू2 साइन म्यू1 साइन, सही है। तो क्या लिखेंगे, म्यू1 साइन इक्वल टू म्यू2 साइन आई। बताइए साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू कुछ आया था, तो आप साइन आई अपॉन साइन आर कर लो, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, म्यू1 अपॉन म्यू2। देखो साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसको कहां लेगा, नीचे, तो ये कहां जाएगा, तो म्यू1 अपॉन म्यू2 सही है। आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू कितना आया था, आई पी अपॉन ओ पी। बताओ आई पी क्या है, वर्चुअल डिस्टेंस, ओपी क्या है, रियल डिस्टेंस, है ना। तो आईपी की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एच, ओपी की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एच। बताओ रियल डिस्टेंस वर्चुअल डिस्टेंस में एक रिलेशन आया, किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो यहां से फाइनली क्या लिखेंगे, एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू म्यू1 अपॉन म्यू2। याद रखने का तरीका इसको क्या है कि जो रियल डिस्टेंस होगा उसके तरफ डेंसर मीडियम आएगा, नीचे में रियल डिस्टेंस है तो नीचे में क्या आएगा, डेंसर, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का है, जिसपे डायरेक्ट सवाल बनेगा, जल्दी लिखो। देखो कहां पे दिक्कत हो रहा है, ये वाला से, ये यहां पे आपको एक टर्म लिखवा है कि फॉर पैराक्सियल रे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट नियर बाई पॉइंट है, तो तुम पी बोलो चाहे क्यू बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, आई क्यू, तो इसकी जगह पे आई पी नहीं लिख सकते हैं, वही लिख दिए।
ओ की वजह क्या लिख सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट को नियर बाय पॉइंट मान चुके हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, 9.3। वन टू हो गया था, 4 हो गया है, 5 अभी क्लास में बताया, 3 आपके सामने है। अ टैंक इज फिल्ड विथ टू अ हाइट ऑफ द apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be what is the refractive index of the water। पहले इतना को समझो, एक टैंक है, इसके बॉटम में एक नीडल है, इसको हम नीडल मान लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या बोला था, और टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। क्या भरा हुआ है, उसके बॉटम में क्या है, नीडल, ठीक है। कितना सेंटीमीटर पे नापा गया है, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ, मतलब ये पानी कितना है, 12.5 है, बॉटम में नीडल पड़ा हुआ है। द apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be, apparent का मतलब जो इसका इमेज बन रहा होगा, तो इसका इमेज देखो, मान लो इसका इमेज यहां बना, 12.5 है, तो यहां पे कहीं दिख रहा होगा, इसका इमेज बोला कितना है, 9.4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बताओ। रियल डिस्टेंस पता है नीडल का, वर्चुअल डिस्टेंस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया। अब ये भी क्या पढ़े थे, स्मॉल एच बटा μ1 बाई, बताओ स्मॉल एच कितना, μ1 कितना, μ2 कितना चाहिए हमको, μ2 आपको पता करना है, तो μ2 को क्या मान लो, μ2, तो बताओ डिवाइड कर लेने काम हो गया, उल्टा करना पड़ेगा, 1 बाई μ2 है, तो μ2 कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट डिवाइडेड बाई, डिवाइड करके देखना कितना आना चाहिए, आएगा। क्लियर हो रहा है? तो बहुत सिंपल, डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे बैठ गया। आगे सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको बना लेना अपने घर से, हम हिंट दे रहे हैं, पूरा बता ही दे रहे हैं, बस बना लेना खुद से जाके। इसके बाद देखो, इफ, क्या बोल रहा है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप टू द सेम लेवल या सेम हाइट, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again। अगर हम उसमें से पानी को हटा के, इसमें से पानी को हटा के क्या डाल दे, दूसरा मीडियम, दूसरा लिक्विड, जिसका वैल्यू कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया लिक्विड का कितना, बताओ। सेम हाइट तक बढ़ा हुआ है, कितना था, नीडल यहीं पे पड़ा हुआ है, बोलो। अब बोल रहा है कि बताइए, अगर हमको इसका इमेज को दोबारा फोकस करना है वो माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप को कितना हमको इधर उधर करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो बताइए, रियल डिस्टेंस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्मॉल एच निकल जाएगा, फिर से फॉर्मूला वही, स्मॉल एच अपॉन इक्वल टू μ1 अपॉन, बताओ स्मॉल एच निकल जाएगा, क्यों, के कैपिटल एच पता है, 12 पॉइंट, μ1 कितना, μ2 कितना, बताओ, अननोन यही ना है, एच का वैल्यू आ जाएगा, पहले एच दिया हुआ था, अब देखना कितना आएगा, दोनों में से घटा देना, जितना डिस्टेंस आएगा उतना डिस्प्लेस करना पड़ेगा हमको। क्लियर? चलिए, तो हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए ना, आप 1 से 5 तक दोबारा जाके सवाल बना लेना एक बार, ठीक है, और जो भी कुछ पढ़ाया गया उस पर रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है।